जल्दी से बहू पानी लेकर आओ। दादाजी का ध्यान हटते ही अंजलि अपने हाथ से सिंदूर लगा लेती है, लेकिन तभी दादाजी व्हीलचेयर का दूसरा बटन दबाना चाह रहे थे, लेकिन कोई और बटन दब जाता है और दादाजी गौतम से टकराते हैं। तभी सिंदूर की डिब्बी गौतम के हाथ से छूट जाती है और हवा में उड़ता हुआ सिंदूर अंजलि के सर पर गिरता है। इधर वंश और विवान के सामने डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ चुका था। दोनों का डीएनए टेस्ट अंजलि से मैच हो जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि असल में वो दोनों अंजलि के ही बेटे हैं। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। मन में मान लेना और उस सच की बात पर मुहर लग जाने में अंतर होता है। यही अंतर उन्हें अभी समझ में आ रहा था। ये दोनों सगे भाई थे। विवान किसी आंटी के यहाँ नहीं, बल्कि अपनी सगी माँ के यहाँ रह रहा था। वंश जिसे अंकल बुलाता था, वो उसके पिता है। वो पिता जिसका जिक्र भी उसने कभी नहीं सुना था, लेकिन आज उन्हें वो अधूरे रिश्ते अनजाने में मिले थे। ये बात तय थी कि उनकी तरह उनके माता पिता भी इस सच से अनजान थे। अब उन्हें उनसे मिलना था और साथ ही दोनों को मिलाना भी था। ये जानना बहुत जरूरी था। ऐसा क्या हुआ आखिर जो पति पत्नी और जुड़वा भाइयों को अलग होना पड़ा, और वो भी इस तरह। पूजा पाठ के बाद गौतम और अंजलि इस वक्त काउंसलर के सामने आकर बैठ जाते हैं। काउंसलर उनसे ऐसी बात कहता है जिसकी उम्मीद शायद उन दोनों ने भी नहीं की होगी। ये तो कंफर्म है कि आप दोनों के बीच दूरियां थोड़ी कम हो चुकी है। इतना सुनते ही गौतम और अंजलि एक दूसरे को देखने लगते हैं। यह क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसी बात नहीं है, हम अभी भी तलाक चाहते हैं। अंजलि तुरंत ही कहती है, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद को बस साबित करने के लिए पुरानी बात दोहरा रही हो। डॉक्टर ये सुनते ही गौतम को देखता है और पूछता है, और मिस्टर गौतम, आप भी अपने फैसले पर अटल हैं? ये सुनते ही गौतम भी थोड़े लड़खड़ाते शब्दों में जवाब देता है, हाँ हाँ, तलाक चाहिए मुझे भी। डॉक्टर फिर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, पहले काम कीजिए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए। ये सुनते ही दोनों और उलझन में पड़ जाते हैं। मतलब डॉक्टर? अंजलि कहती है, बहुत सिंपल सी बात है, हाथ पकड़ो एक दूसरे का। डॉक्टर कहता है और थोड़ी देर रुकता है, जब तक कि वो एक दूसरे का चेहरा ताकते हैं। फिर धीरे से अपने अपने हाथ आगे बढ़ाकर एक दूसरे को थामते हैं। ऐसा करते ही दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उनकी आंखें एक दूसरे को देखने लगती है। एक अजीब सा एहसास उन दोनों को होने लगता है। डॉक्टर ये सब देखकर मुस्कुरा उठता है, क्योंकि वो उनके चेहरे पढ़ लेता है। अंजलि उस लम्हे से बाहर निकलती है और तुरंत हाथ हटाती है, तो गौतम भी खुद को संभालता है। चलिए, ये तो तय है कि हमें अभी और आगे बढ़ना है, डॉक्टर कहता है। तो दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहते। आज आप दोनों कोई बढ़िया सी फिल्म साथ देखिए, कोई भी रोमांटिक या कॉमेडी फिल्म। ये कहकर वो उन्हें टास्क देता है। अंजलि को दादाजी को देखने जाना था, इसलिए वो गौतम के साथ ही चल पड़ती है। काउंसलिंग में जो हुआ था उसकी वजह से दोनों के बीच कोई बात नहीं होती है। काफी ऑकवर्ड सा माहौल था। दोनों शांत से बैठे हुए थे। गौतम बस ये सोच रहा था कि वो कोई भी टास्क पूरा नहीं करते हैं, ये फिल्म देखने का कैसे करेंगे। घर पहुंचते ही रिया गौतम को बहुत गुस्से में देखती है। गौतम उसे देखता है तो उसके पीछे जाता है। क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? गौतम रिया के पास आकर कहता है, क्या हुआ है, मुझसे पूछ रहे हो? जिस नाटक को कब का खत्म हो जाना था वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, ये हुआ है। गौतम को इसी का डर था। रिया उस पर बरस पड़ी। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम ये बार बार क्यों भूल जाती हो कि दादाजी के लिए ये भी जरूरी है। इस बात पर रिया थोड़ा और कुछ कहती है, लेकिन चूंकि गौतम की वजह ज्यादा दमदार थी, तो इसीलिए अंत में गौतम का ही पलड़ा भारी होता है और वो अपनी बात कहकर वहां से चलता बनता है। रिया खिसियानी बिल्ली की तरह बस उसे देखती रह जाती है। कुछ देर बाद जब सब साथ बैठते हैं, तब दादाजी अपने साथ अंजलि को किसी न किसी तरह व्यस्त रखते हैं। वो अपने गांव के कुछ कमाल के किस्से सुनाते हैं। अंजलि हंसती है, दोनों खिलखिलाते हैं और गौतम भी मुस्कुराता है। ये दृश्य रिया और लता देवी की आंखों में चुभन पैदा करने लगता है। दादाजी को ये हंसी खुशी देख अंजलि को बहुत अच्छा लगता है, तो वो सभी को एक साथ अपने सामने बुलाते हैं। सभी उनके सामने
कुछ देर में उपस्थित हो जाते हैं। आजकल भाग दौड़ में हम साथ हंसना खेलना भूल जाते हैं, तो मैंने फैसला किया है कि आज हम पूरा परिवार एक साथ बैठकर कोई बढ़िया सी फिल्म देखेंगे। ये सुनते ही अलग अलग कारणों से सभी के चेहरों के 12 बज जाते हैं। गौतम के लिए ये मुश्किल घड़ी होने वाली थी, क्योंकि अब उसे अंजलि को ना सिर्फ मनाना पड़ेगा, बल्कि रिया से मिलने वाली गुस्से का प्रसाद भी खाना पड़ेगा। एक तो वो वैसे भी नाक पे गुस्सा लिए घूम रही थी। अंजलि के लिए भी बड़ी मुश्किल की घड़ी थी, क्योंकि वो जानती थी कि दादाजी के नाम पर गौतम को मना करना कितना ज्यादा मुश्किल है। रिया और लता देवी के लिए अंजलि को दिन में बर्दाश्त करना ही इतना मुश्किल था, अब उसके साथ बैठकर फिल्म देखना तो नीम के साथ करेले खाने जैसा था। कुछ देर बाद, नहीं, मैं नहीं जानती कि तुम क्या कहोगे, लेकिन मैं यहाँ रात भर नहीं रुक सकती। अंजलि आगे आगे बढ़ती जा रही थी और गौतम उसे मनाने उसके पीछे पीछे चल रहा है। दोनों घर के गार्डन एरिया में थे। गौतम के लिए पत्नी पटाव कार्यक्रम शुरू हो चुका था, जिसका ये पहला स्टेज था। तुम जानती हो मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे कोई जबरदस्ती भी नहीं करूंगा। पहले ही जरूरत से ज्यादा मांग चुका हूं तुमसे। तुम जो भी फैसला करोगी मैं तैयार हूं। काफी कोशिश करने के बाद गौतम ये बोलकर वहां से चला जाता है। उन दोनों को छत से लता देवी और रिया देख रहे हैं। देखा इस चुड़ैल का जादू, आपकी बेटी को किस तरह अपने आगे पीछे घुमा रही है। रिया लता देवी से कहती है, जितना घुमाना है उतना घुमा ले। एक बार पिताजी ठीक हो जाए, उसके बाद एक पल के लिए भी इस अंजलि के कदम इस घर में नहीं टिकने दूंगी। लता देवी दृढ़ता से कहती है और वहां से निकल जाती है। रिया भी जाने से पहले अंजलि को घूरते हुए जाती है और देखती है कि अंजलि किसी से फोन पर बात कर रही है। यार, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कि तो हर दिन धंसती जा रही हूं मैं। अब भला दादाजी की बात कैसे टालूं। अंजलि स्वास्तिका से बात करते हुए कहती है। स्वास्तिका भी दूसरी तरफ से उसे समझाती है, तेरी यही तो गलती है कि तू दूसरों के आंसू पोंछने के चक्कर में खुद के आंसू गिरवा लेती है। स्वास्तिका की बात में दम था। वो आगे कहती है, मैं तो कहती हूँ अभी के अभी वहां से निकल जाओ। उसकी बात सुनकर अंजलि दुविधा में पड़ जाती है। वो अपनी इस दुविधा में भावुक हो जाती है। एक मन इस सब से जल्द दूर हो जाने को कह रहा था, तो दूसरा वाला दादाजी की फिक्र कह रहा था। अंजलि गौतम के पास आती है, जो पास में ही खड़ा ऑफिस में किसी से बात कर रहा था। अंजलि को देखकर वो फोन काटता है। अंजलि पास आती है और कहती है, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने होटल जाना है, कुछ जरूरी काम है। ये सुनते ही गौतम खुश हो जाता है और उसे गले लगाने की सोचते हुए आगे बढ़ता ही है कि अचानक ही रियलिटी को याद करते हुए खुद को काबू करता है। अंजलि कोई भी अतिरिक्त प्रतिक्रिया दिए बिना ही वहां से चली जाती है। अंजलि सीधे होटल में अपने घर जाती है और वंश होने की एक्टिंग कर रहे विवान के पास पहुंचती है। वो अपने मोबाइल में ही कोई गेम खेल रहा होता है। जैसे ही वो अंजलि को देखता है, उसके भाव बदल जाते हैं। अब वो विवान के लिए कोई आम औरत नहीं थी। अंजलि उसे कुछ कह रही थी, लेकिन विवान उसमें अपनी माँ को देख रहा था। वो भावना में इतना डूबा हुआ था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो माँ जिसके सामने होते हुए भी वो आज तक उसे माँ नहीं बोल पाया था। वो पूरे प्यार, दुलार और चिंता के साथ उसे कुछ समझा रही थी। ऐसा प्यार उसने पहले किसी के चेहरे पर अपने लिए नहीं देखा था। एक माँ का प्यार। स्वास्तिका वहां उसी समय पहुंचती है। ओके वंश, मम्मा जल्दी आ जाएगी। आज स्वास्तिका आंटी आपके साथ रहेंगी, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो जा ही रही होती है, तभी विवान उसे रुकता है और हाथ पकड़ लेता है। आज आपने किस नहीं किया मम्मा? विवान कहता ही है कि अंजलि अचानक ही झटके से याद करती है कि इस जल्दबाजी में ये जरूरी काम भूल ही गई थी। वो उसके गाल को चूमती है और फिर बाय बोलकर चली जाती है। आज विवान चैन की सांस लेने के बजाय बेचैन हो रहा था। वो अपनी माँ को रोकना चाहता था। अंजलि घर पहुंचती है और पूरी सावधानी के साथ बहू होने का हर काम पूरी निष्ठा से करती है। लता देवी और रिया को भी शांत रहना पड़ता है। गौतम की नजरों में बने रहने के लिए रिया इस बार उससे कोई बहस नहीं करती, लेकिन उसके मन में भूचाल मचा हुआ था। एक पारिवारिक सदाबहार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लगाई जाती है, जो पूरा परिवार आकर देखता है। अंजलि आकर एक जगह बैठने ही वाली होती है
कि तभी दादाजी कुछ नोटिस करके कहते हैं, अरे बहू, गौतम के पास बैठो ना। वो दादाजी के पास बैठ रही थी और रिया गौतम के बराबर में पहले से तशरीफ टिकाए हुए थी। अरे रिया, अपने दीदी जीजा को साथ बैठने दो, दादाजी आगे कहते हैं। ये सुनते ही रिया के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा दबाकर चेहरे पर मुस्कान लाती है और वहां से उठती है। अब गौतम के एक तरफ दादाजी और दूसरी तरफ अंजलि बैठी है। सबका ध्यान फिल्म में है तो रिया का ध्यान गौतम और अंजलि की तरफ। गौतम और अंजलि फिल्म को बहुत एंजॉय करते हैं। रोमांटिक मोमेंट्स में उनके बीच कुछ अजीब सा खिंचाव सा महसूस होता है। रिया ये सब देखकर अंदर ही अंदर तड़पती है, लेकिन उसकी हालत पिंजरे में कैद शिकारी कुत्ते जैसी है जो कुछ नहीं कर सकती। दादाजी भी उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्होंने दोनों को बस काम के लिए भागदौड़ करते हुए देखा होता है। आज यूं बैठकर साथ पल बिताते और हंसते मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उन्हें भी सुकून महसूस होता है। दादाजी के कहने से ही सही, लेकिन गौतम और अंजलि डॉक्टर की कही बात को आखिर कर ही रहे होते हैं। साथ बैठकर हंसने में क्या ताकत होती है ये दिखता है। फिल्म खत्म होती है और सभी एक दूसरे को शुभ रात्रि बोलकर जाने लगते हैं। ये दादाजी ध्यान देते हैं कि अंजलि किसी और कमरे की तरफ जा रही है। दरअसल उसके लिए मेहमानों वाला कमरा तैयार किया गया था। दादाजी अपने कमरे की तरफ जाते हुए ये नोटिस करते हैं। अरे बहू, तुम वहां किस तरफ जा रही हो? गौतम और तुम्हारा कमरा तो उधर है ना? सत्यानाश हो बुड्ढे तेरा, तुरंत ही दबे और दांत भींचे स्वर में रिया के मुंह से निकलता है। गौतम और अंजलि एक दूसरे को तुरंत देखते हैं। वक्त की नजाकत को देखते हुए तुरंत ही गौतम बात को संभालता है। हाँ हाँ दादू, बस आ ही रही है वो। उसका कुछ छूट गया था उस कमरे में, तो लेने जा रही है। अच्छा ठीक है। इतना कहकर दादाजी वहीं रुक जाते हैं। अंजलि बेमतलब में उस कमरे में जाती है, वापस आती है और फिर उनके सामने ही गौतम के साथ कमरे में घुसती है। रिया इस बात से और भी तिलमिला उठती है। गौतम मजबूर था। दादाजी अभी भी वहीं बाहर खड़े हैं। अंजलि दरवाजे पर खड़ी बस उनके जाने का वेट कर रही थी। तभी उसकी नजर उस बिस्तर पर पड़ती है जो कभी वो गौतम के साथ शेयर किया करती थी। वो अपना ध्यान तुरंत वहां से हटाती है और देखती है दादाजी जा चुके हैं। वो बिना एक सेकंड की देरी करे फौरन उस कमरे से बाहर निकलती है। वो बिना किसी से कोई बात किए फौरन घर से बाहर निकलकर चली जाती है। बाहर सड़क पर खुले में चलते हुए भी उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। अगली सुबह घर के लॉन में अंजलि बैठी हुई दादाजी के साथ कॉफी पी रही है। दादाजी अंजलि को नए नए चुटकुले सुना रहे हैं। अंजलि खुद को हंसने से रोक नहीं पा रही थी। रिया किसी तरह अपने सेकंड प्लान को कामयाब बनाने की फिराक में थी। वो हर पल कोई ऐसा मौका ढूंढ रही थी ताकि वो किसी तरह अंजलि को फिजिकली हर्ट कर सके। वो छत पर खड़ी अंजलि का बस नीचे से गुजरने का इंतजार कर रही थी। अंजलि चाय की ट्रे लेकर वापस घर के अंदर की तरफ जा रही होती है। तभी रिया छत की मुंडेर पर रखे हुए बड़े से गमले को अंजलि की तरफ निशाना बनाती है। अंजलि जैसे ही ऊपर रखे गमले के ठीक नीचे से गुजरती है तो रिया अचानक गमले में हाथ मारकर गमले को नीचे गिरा देती है और बिना एक पल भी गवाए दौड़ते हुए नीचे की तरफ भाग जाती है। और अचानक रिया को अंजलि के चीखने की आवाज आती है। वो देखती है कि घर के सभी नौकर बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। रिया मुस्कुराकर राहत की सांस लेती है और अपने मन में कहती है, फाइनली रिया, यू डिड इट। अंजलि तो गई। रिया नीचे जाकर जैसे ही देखती है तो उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। दादाजी नौकरों पर चिल्ला रहे थे और नौकर अंजलि को उठाकर बाहर की तरफ ले जा रहे थे। रिया माथे में बल डालते हुए दादाजी से चिंता भरे अंदाज में पूछती है, दादाजी क्या हुआ अंजलि को? दादाजी अपनी सांसें संभालते हुए गुस्से में कहते हैं, पता नहीं ये गमला ऊपर से कैसे गिर गया, सीधा बहू के पैर पर आकर गिरा। भगवान करे कुछ ज्यादा बड़ी तकलीफ ना हो। जल्दी से गाड़ी निकालो और हॉस्पिटल लेकर जाओ बहू को। तभी रिया को एक और झटका लगता है। दादाजी गौतम को फोन करके कहते हैं, हाँ सुनो गौतम, अंजलि के पैर पर गमला गिर गया है, बहुत चोट आई है। उसे डॉक्टर मिश्रा के यहाँ भेजा है, तुम भी जल्दी वहीं पहुंचो। लगभग 1 घंटे बाद गौतम अंजलि को लेकर घर आता है। उसकी कार की आवाज सुनते ही रिया दौड़ती हुई बाहर आती है। रिया देखती है कि गौतम अंजलि को
अपनी गोद में उठाकर कार से बाहर निकल रहा है। ये झटका रिया के लिए इतना बड़ा था कि उसका दर्द रिया की रूह तक पहुंचता है। उसे लगा जैसे कहीं उसने खुद ही के पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। रात हो चुकी थी। अंजलि के पैर में हल्की चोट आई थी और उसके पंजे पर गर्म पट्टी बंधी थी। गौतम अंजलि के पैर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, थैंक गॉड तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। डॉक्टर कह रहा था कि पैर की एक उंगली में थोड़ा सा क्रैक आया है और हड्डी टूटने से बच गई है। कुछ दिन लगेंगे पूरी तरह से ठीक होने में। अंजलि कहती है, रात हो गई है, मुझे घर जाना है। गौतम हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, कैसी बात कर रही हो तुम अंजलि, तुम चल भी नहीं पा रही हो, ऐसे में मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। वैसे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से गमला तुम पर गिरा कैसे। अंजलि कुछ सोचते हुए कहती है, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही बच जाती। छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, बस मुझे अब घर छोड़ाओ। गौतम कहता है, डॉक्टर ने तुम्हारे सामने कहा है अभी सिर्फ रेस्ट करना है। 2 दिन पैर पर बिल्कुल वजन नहीं पड़ना चाहिए, वरना उंगली में तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी रिया और लता भी अंदर आती है। अंजलि को देखते ही रिया ड्रामा करते हुए बोलती है, ओह अंजलि दीदी, क्या आप भी थोड़ी सी चोट को लेकर बैठ गई? चलो दीदी, हम कार से घूमने चलते हैं, मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगी, मेरा मतलब घुमाकर वापस ले आऊंगी। तभी पीछे से दादाजी की आवाज आती है, बहू कहीं नहीं जाएगी जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। गौतम चलो बेटा, सब सो जाओ जाकर, बहुत रात हो गई है। बहू के पैर पर वजन नहीं पड़ना चाहिए, उसे उठाकर ले जाओ कमरे में। ये सुनते ही रिया के ऊपर जैसे सांप लूट जाता है। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ता है, रूम में मतलब? दादाजी कहते हैं, बहू अपने रूम में नहीं सोएगी तो कहाँ सोएगी फिर? दादाजी आगे बढ़कर अंजलि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, सुबह उठकर ना मंदिर ना कोई और काम, सिर्फ आराम करना, समझी? चलो गौतम, लेकर जाओ बहू को। दादाजी के बार बार कहने पर गौतम और अंजलि उनकी बात को टाल नहीं पाते। गौतम फिर से अंजलि को अपनी गोद में उठाता है और उसे उठाकर अपने रूम में लेकर जाता है, जहां जाने में अंजलि को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, लेकिन दादाजी की वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाती है। रिया बाहर खड़ी होती है। दादाजी उसे भी बोलते हैं, जा तू भी सो जा बेटा। दादाजी रिया से बोलते हुए खुद वही हॉल में टीवी देखने बैठ जाते हैं। जा रिया बेटा, आज मेहमानों वाले कमरे में लगता है तुझे सोना पड़ेगा। लता देवी अपने कमरे में जाते जाते रिया को बोल कर जाती है, लेकिन रिया का मन नहीं लगता। अपने कमरे से वो थोड़ी देर बाद वापस आती है और देखती है कि दादाजी टीवी देखते देखते हॉल में ही सो गए हैं। जब रिया गौतम के कमरे के सामने से गुजरती है, उसी वक्त वो रात उसके जहन में आती है जब अंजलि गौतम की पत्नी थी और रिया अंजलि को बाहर छोड़कर खुद उस कमरे में घुस गई थी। आज वही सब दोहराया जा रहा था, लेकिन किरदार बदल चुके थे। अंजलि ने रिया की जगह ले ली थी और रिया ने अंजलि की। उसके कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसे अपनी हार नहीं देखनी थी, इसलिए वो दरवाजे के पास जाती है। दरवाजे में कान देकर कुछ सुनने की कोशिश करती है। साफ साफ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ टूटा फूटा सुना जा सकता था। कुछ देर तक खड़े रहने पर भी रिया को कुछ सुनाई नहीं देता है। वो समझ जाती है कि कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो वहां से जा भी नहीं सकती थी, तो वो वहीं दरवाजे के पास बैठ जाती है। बस बहुत हुआ तुम्हें दूसरों की नजरों में गिराना, अब तो तुम्हें मारना पड़ेगा। रिया गुस्से में प्रण लेती है। बाहर रिया की इस हालत से बेखबर गौतम और अंजलि को आज की रात एक साथ बितानी थी। गौतम बिस्तर पर अरेंजमेंट देख रहा था, फिर उसकी नजर फर्श पर जाती है। वो जमीन पर सोने की भी सोचता है। वो इस दुविधा में पड़ा ही होता है कि बाथरूम से अंजलि निकल कर आती है और गौतम की नजरें उस पर ठहरी रह जाती है। अंजलि ने एक आकर्षक नाइटी पहनी हुई थी। उसके खुले बाल और चेहरे की चमक इस खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। गौतम समझ नहीं पा रहा होता है कि दिन भर की थकावट के बाद भी किसी के चेहरे पर इतनी चमकती सुंदरता कैसे हो सकती है। गुड नाइट, इतना बोलकर वो बिस्तर के कोने में लेट जाती है और अपनी और गौतम की जगह के बीच एक तकिया रख देती है। अंजलि ने आंखें जरूर बंद की थी, लेकिन उसकी धड़कनें अंदर से अब भी बहुत तेजी से धड़क रही थी। वो इस कमरे में जरा भी कंफर्टेबल नहीं थी। 6 साल बाद उसने इस कमरे के अंदर कदम रखा था।
जहां उसकी और गौतम की सारी पुरानी सबसे करीब होने की यादें हैं। बंद आंखों में से नींद नहीं, पुराने टाइम के ग्लिम्स आ रहे हैं। उसने स्वास्तिका को फोन पर अपनी आज होटल ना आने की मजबूरी शेयर कर दी थी। इतने में गौतम बोलता है, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं नीचे फर्श पर लेट जाऊं। गौतम अपने विचार रखता है तो अंजलि चौंक जाती है, उसकी तरफ पलटती है। क्यों? वो पूछती है। इतनी जगह तो है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गौतम हिचकिचाता है। लेकिन क्या? अंजलि ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। इतना बोलकर गौतम वहीं सो जाता है। उसके सोते ही अंजलि उसकी तरफ पीठ घुमाकर सो जाती है। गौतम कुछ देर तक छत की तरफ देखता है, फिर अंजलि की सुध लेने के लिए उसकी तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। कुछ पलों तक वो उसे यूं ही देखते रहने के बाद खुद को कोसता है और वापस छत की तरफ देखता है। अंजलि सो गई थी, लेकिन गौतम को नींद नहीं आ रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाता और ना चाहते हुए भी बार बार अंजलि की तरफ देखने लगता है। अंजलि अभी भी उसकी तरफ पीठ घुमाए सोई हुई थी। वो फिर से अंजलि की शारीरिक खूबसूरती की तरफ खिंचा हुआ महसूस करता है। तभी अंजलि करवट लेती है और उसकी तरफ मुंह कर लेती है। गौतम फौरन अपना चेहरा छत की तरफ करता है और आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर तक उसी मुद्रा में रहने के बाद वो उसकी तरफ बड़े ही आराम से पलटता है। हिम्मत करते हुए वो अपनी आंखें धीरे से खोलता है तो पाता है कि अंजलि नींद में है। लेकिन गौतम के लिए अब और भी अच्छा हो गया था, क्योंकि अंजलि का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। ना चाहते हुए भी वो अंजलि को निहारने से खुद को रोक नहीं पाता है। उसी वक्त उसे अंजलि की आंखें हिलने जैसी लगती है तो वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंजलि नींद में होती है, अपनी आंखें मसलती है और दोबारा सो जाती है। डर के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए गौतम को भी थोड़ी देर में नींद आ जाती है। दरवाजे के बाहर बैठी रिया भी वही बैठी बैठी नींद की गोद में समा जाती है। आधी रात को गौतम की आंख खुलती है। वो जागता है और आंखें मसलता है, फिर हिलता है तो पाता है कि अंजलि का हाथ उसके सीने पर है। वो देखता है कि अंजलि उसके काफी पास ही सोई हुई है और तकिया जो उनके बीच दूरी बनाए हुए था उसे भी दूर किया जा चुका है। तब उसे याद आता है कि बीच रात में नींद में जब उस पर अंजलि का हाथ पड़ा था तो उसने ही तकिए को वहां से हटा दिया था। उसी वक्त अंजलि की भी नींद खुलती है तो वो भी हालात देख सब समझने की कोशिश करती है। सबसे पहले वो झटके से अपना हाथ गौतम के सीने से हटाती है। वो फौरन पैर से अपना कंबल खींचने की कोशिश करती है और वो भूल जाती है कि उसके पैर में लगी है। कंबल खींचने के चक्कर में पैर में लगी चोट ताजी हो जाती है, थोड़ा ब्लड सा भी आने लगता है। वो जोर से चिल्लाती है। गौतम फौरन उसके पैर को निकालकर उसकी केयर करने लगता है और उसके पैर की पट्टी करता है फिर से। अंजलि को काफी दर्द हो रहा है, लेकिन दोनों की धीरे धीरे से बात करने की आवाज हल्की सी बाहर रिया के कानों में पड़ रही है। उसका टेंशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी रात में जाकर ये दोनों क्या कर रहे हैं। वो दरवाजे पर अपने कान और ज्यादा तेजी से लगा देती है ताकि उसे बात करने की आवाज सुनाई दे सके। वो मन में सोचती है, रात के 2 बजे तक भी जाग रहे हैं। गौतम तो रोज जल्दी 11 बजे सो जाता है और इसे नींद नहीं आ रही है। क्या करूं? दरवाजा नॉक कर दूं? कहीं दादाजी उठ गए तो? जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बस दरवाजा नॉक कर रही हूँ। रिया खुद से बात करती है। तभी अंदर से अंजलि की आवाज आती है, गौतम प्लीज लीव। रिया के अंदर बैठा डर और ज्यादा मजबूत होने लगता है और वो दरवाजा नॉक कर देती है।